Assalamu alaikum dear students of 9th क्लास सोशल साइंस में हमारा टॉपिक है रशियन रिवॉल्यूशन। इस हवाले से रशियन रिवॉल्यूशन जो है 1905 का, इस हवाले से हम आज बात करेंगे। जैसा कि कल हमने देखा कि एक नई सोच और एक नया आइडिया जो रशिया से आया, यानी सोशलिज्म इमर्ज हुआ रशिया से। और मुख्तलिफ थिंकर जो थे, कार्ल मार्क्स हैं, लेनिन हैं, और ये इन्होंने एडवोकेट किया, इन्होंने सपोर्ट किया। और ये इनका ख्याल था कि प्रॉपर्टी जो है इट शुड बिलोंग टू कम्युनिटी, ये किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हम देखते हैं कि ये जो रशिया है 1914 में जार निकोलास सेकंड रूल्ड रशिया, यानी 1940 तक ये जार निकोलास सेकंड जो था ये एम्परर था रशिया का। और ये एक एरिस्टोक्रेट था। और इसके दौर में रशिया जो था, जिसको हम USSR कहेंगे, तो ये द देन रशिया, इसमें ये बहुत वसी कंट्री था। और इसमें बहुत से कंट्रीज आते हैं, जैसे अल्बानिया है, ये बहुत से यूरोपियन कंट्रीज भी इसके साथ थी, स्टेट्स इसके साथ थी। अल्बानिया है, क्रोशिया है, और अजरबैजान, ताजिकिस्तान, आर्मीनिया, लाटविया, ये बहुत वसी कंट्री था। और इस हवाले से इन डिफरेंट बहुत बड़ा कंट्री होने के नाते यहाँ का जो डोमिनेंट रिलीजन था वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी यहाँ का डोमिनेंट रिलीजन था। और क्रिश्चियनिटी के कुछ कैथोलिक्स भी थे, और इसके डिफरेंट ये जो देखते हैं ब्रांच, कैथोलिक्स हैं और प्रोटेस्टेंट्स हैं। और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एक ग्रुप है, प्रोटेस्टेंट जो दूसरा ब्रांच है क्रिश्चियनिटी का। और इसी तरह और एक है जिनको हम कैथोलिक्स कहते हैं। ये सारे इस रशिया में थे, और इसके साथ साथ बुद्धिस्ट भी यहाँ थे, और मुस्लिम पॉपुलेशन भी यहाँ खासी थी। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि इसमें रशिया में बहुत से रिलीजन्स के लोग रहते थे। और क्योंकि एक वसी कंट्री था, वसी कंट्री, और जब डिसइंटीग्रेशन से पहले हम देखते हैं कि ये रशिया जो था ये बहुत बड़ा पैसिफिक ओशन तक फैला हुआ था। और साउथ एशियन स्टेट्स भी बहुत इसमें आते थे। तो फिर डिसइंटीग्रेशन इसकी हो गई 1991 में, वो अलग हो गए वो स्टेट्स। तो अब हम देखते हैं कि ये जो जार निकोलास था एक एरिस्टोक्रेट था। और यहाँ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो ज़्यादातर ये जो यहाँ जो ऑक्यूपेशन है लोगों का, ये असल में ये रशिया जो है ये एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चरल। क्योंकि तकरीबन 85% पॉपुलेशन जो यहाँ की है ये एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, ये एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक हैं। और अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ 40 to 50% लोग जो हैं अदर यूरोपियन कंट्रीज में
40 to 50% लोग जो हैं एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन रशिया एक ऐसा यूरोपियन कंट्री है जिसमें 85% लोग जो हैं ये एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक हैं। और ये पीजेंट जो हैं ये लैंड को कल्टिवेट करते थे, पीजेंट्स कल्टिवेटेड द लैंड, और फिर ये प्रोड्यूस जो निकलता था इस ग्रेन को ये मार्केट में ट्रांसपोर्ट करते थे और कुछ अपनी ज़रूरत के लिए लेते थे। और यही वजह है कि ये रशिया जो है ये 20th सेंचुरी में 19th सेंचुरी में रशिया जो था ग्रेटेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, ग्रेटेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। लेकिन लैंड असल में ये ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स चर्च की प्रॉपर्टी थी, नोबिलिटी ऑर्थोडॉक्स चर्च, नोबिलिटी, ये लोग जो हैं इस पर, और क्राउन, यानी क्राउन मीन्स द दिस people relating to this family of czar, family of the emperor। तो इनको स्टेट्स थे, इनको प्रॉपर्टी थी और लैंड इनके नाम थी, या तो ऑर्थोडॉक्स चर्च के नाम थी, या नोबिलिटी के नाम थी, या क्राउन के नाम थी। और ये पेजेंट जो थे ये यूं ही लैंड को टिल्ट करते थे, फिर इसको ट्रांसपोर्ट, ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करते थे मार्केटों में, और फिर अपने लिए भी थोड़ा बहुत रखते थे। और इस तरह से ये पीजेंट्री क्लास जो है ये भी, इनके साथ भी बहुत ज्यादती होती थी, जुल्म होता था। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ जो हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो यहाँ सबसे बड़े शहर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के एतबार से थे, और वो थे सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। ये बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज थे, बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज थे। तो और पीजेंट्री क्लास और इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, इनके वर्किंग आवर्स जो थे, वर्किंग आवर्स इनके ज्यादा थे। एटलीस्ट समटाइम्स इनके वर्किंग आवर्स 15 आवर्स होते थे और कभी 12 आवर्स होते थे। और ये इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के साथ साथ वहाँ वर्कशॉप्स भी थे। ये जो मतलब जिनको हम कहते हैं ये जो स्मॉल वर्कशॉप्स भी थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो प्रोडक्शन होती थी वह इन वर्कशॉपों में होती थी, और इंडस्ट्रीज के साथ साथ वर्कशॉप्स भी ये काम करते रहे। और इस तरह से यहाँ जो है, यहाँ वर्किंग आवर्स, फैक्ट्रीज में जो वर्किंग क्लास था, जो वर्कर्स थे, इनके वर्किंग आवर्स ज्यादा थे और वेजेस इनके कम थे। वेजेस वायर लो, वर्किंग आवर्स वायर मोर। और इसी के साथ साथ लिविंग कंडीशंस जो हैं, लिविंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी। जहाँ ये रातों को ठहरते थे, जहाँ ये इनके क्वार्टर्स जो हुआ करते थे, वो क्वार्टर्स भी लिविंग कंडीशन, यानी वो उनमें कोई हाइजीनिक इंतजाम, कोई हाइजीन का कोई खास इंतजाम नहीं हुआ करता था। तो इस तरह से इनकी वो जो लिविंग कंडीशन थी वो बहुत खराब थी। तो इस हवाले से यहाँ जो ये पीजेंट्री क्लास और ये वर्कर्स, फैक्ट्री से काम करने वाले, ये हुकूमत से बिल्कुल बेजार थे, ये हुकूमत से नाराज थे। और इस चीज़ को वहाँ के मिडिल क्लास और एजुकेटेड लोग भी इस चीज़ को महसूस करते थे और इस पर अक्सर बातें हुआ करती थी। तो आखिरकार इन पेजेंटों की डिमांड ये थी कि ये लैंड जो है ये ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ये ट्रांसफ़र होनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी है नोबिलिटी से इसको ट्रांसफ़र करके ये पेजेंटों की मिल्कियत बननी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ बहुत से एसोसिएशंस बनी, लेकिन हम देखें कि 1914 तक वहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो थी ये इलीगल करार पाई थी। ये जार निकोलस ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को 1914 तक जितनी भी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी
तो वो सब इन्होंने सबको इलीगल करार दिया था। लेकिन इसके बावजूद 1898 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, तो 1898, और ये पार्टी जो बनी रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो बनी रशिया में, तो ये 1898 में बनी। लेकिन ये इलीगल तौर से काम करती रही, ये ओपनली काम नहीं करी, क्योंकि ये बैन थी, इसलिए ये अपना काम करती रही। ये असल में इंडस्ट्रियल वर्कर्स की तरफ से बनाई गई थी। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये इसमें मार्क्स के आइडियाज जो हैं, यानी वो ये चाहते थे कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये वेल्थ जो है, इट शुड बिलोंग टू कम्युनिटी। तो ये इट शुड नॉट बी ओन्ड बाय फ्यू पर्सन्स। सो इस वजह से ये सोशलिस्ट पार्टी जो बनी, तो इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी बनाया, और उस न्यूज़पेपर के जरिए से उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया। और इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने कभी कभी प्रोटेस्ट भी किए, और लोगों को अपने हुकूक दिलाने के लिए प्रोटेस्ट किए, क्योंकि इनके साथ जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में जो इनके साथ ज्यादतियाँ होती थी, वेजेस इनको कम मिलते थे, वर्किंग आवर्स इनके ज़्यादा थे, और लिविंग कंडीशन इनके अच्छे नहीं थे। तो इसके खिलाफ इस पार्टी की तरफ से अक्सर ये जो हैं ये प्रोटेस्ट होते रहे। और इतना ही नहीं, बल्कि मेंबरशिप इसकी बढ़ती गई, और लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें वर्कर्स इसमें आने लगे, और इस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप हासिल हो गई। और फिर एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी बनी, जो 1900 में बनी, उसको हम कहते हैं कि सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। ये भी सोशलिस्ट पार्टी थी, और ये रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो थी, ये वर्कर्स की पार्टी थी। ये वर्कर्स की डिमांड को लेकर मतलब प्रोटेस्ट करती थी। और ये जो 1900 में जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी बनी, ये पेजेंट्री क्लास की रिप्रेजेंटेशन करती थी, यानी ये पेजेंट्री क्लास को रिप्रेजेंट करती थी ये दूसरी पार्टी। और इस तरह से यहाँ लोग जो हैं मोबिलाइज हुए थे, और इस तरह से लोग चाहते थे कि इन्हें अपने राइट्स मिले। तो हम देखते हैं कि आखिरकार फिर 1904 में वर्कर्स की पोजीशन जो है ये ज़्यादा खराब हो गई, कि 1904 का ईयर जो था, ये बहुत ही मुश्किल तरीन ईयर था वर्कर्स के लिए, क्योंकि यहाँ इनके जो वर्किंग आवर्स थे, इनको और बढ़ा दिया गया। और यहाँ जो एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं, उनकी प्राइसेस में बेतहाशा इजाफा हो गया। यानी एसेंशियल कमोडिटीज, जो रोजमर्रा काम आने वाली चीजें जो हैं, खाने पीने की चीजों में जबरदस्त इजाफा हो गया। एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस जबरदस्त तेज हो गई। और इधर से वेजेस जो इन वर्कर्स की थी, इनको 20% लेस किया गया, 20% लेस। एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस रेज हो गई, और वेज जो वर्कर्स की थी, इनको लेस किया गया। और इस तरह से अब वर्कर्स जो हैं ये बहुत ही मुश्किल में फंस गए। और अब वर्कर्स ने क्या किया, इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ, एक जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। और इस प्रोटेस्ट में तकरीबन 1,10,000 पीपल पार्टिसिपेटेड, और ज्यादा से ज्यादा एसोसिएशन बनी, ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप इसमें लोग इन पार्टीज में ज्वाइन करने लगे। और 10,000 लोग जो हैं इन्होंने प्रोटेस्ट किया, पूरे रशिया में प्रोटेस्ट हुआ। तो जब ये प्रोटेस्ट हुआ, तो गवर्नमेंट ने, ज़ारिस्ट रजीम ने इस प्रोटेस्ट को नाकाम बनाने की कोशिश की, और इन्होंने
तकरीबन 100 पीपल were killed and 300 wounded. तो इस वजह से ज्यादा ये जो है प्रोटेस्ट फिर बढ़ा। अब प्रोटेस्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ा और ये इस वाक़ा को कहते हैं ब्लडी संडे। ब्लडी संडे। और इस वजह से हम देखते हैं कि इसी ने फिर 1905 का ये जो है ये रिवॉल्यूशन आया। और इस ब्लडी संडे की वजह से फिर जो लोग, जो मिडिल क्लास लोग थे, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, वो सब अब सबों ने इस रिवॉल्यूशन में इसमें हिस्सा लिया और गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। और इस तरह से रशियन गवर्नमेंट को, ज़ारिस्ट रिजीम को मजबूर किया एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्लियामेंट बनाने के लिए। यानी यहाँ इन्होंने गवर्नमेंट पर जोर डाला, ज़ारिस्ट रिजीम पर जोर डाला कि उसे मजबूर किया टू फॉर्म एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, जिसको वो ढूमा कहते हैं। ढूमा, रशियन पार्लियामेंट को ढूमा कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब एक स्टेप तो आ गया। तो लेकिन ये जार निकोलास जो था, इसने सिर्फ विदिन 75 डेज, आफ्टर 75 डेज ही डिसमिस्ड दिस डूमा। फर्स्ट डूमा वाज डिसमिस्ड एंड ही री-इलेक्टेड द सेकंड डूमा। तो फिर इसने सेकंड डूमा को री-इलेक्ट किया। जब सेकंड डूमा इसने री-इलेक्ट की तो इसने ये स्ट्रिक्ट था कि यानी ही वांटेड नॉट टू बी क्वेश्चन हिज पावर। नो वन शुड क्वेश्चन हिज पावर, नो वन शुड क्वेश्चन हिज अथॉरिटी। और ये अपनी अथॉरिटी को, अपने पावर को, यानी अपना एरिस्टोक्रेटिक रूल जो है ये कायम रखना चाहता था। और 75 दिनों में ही इसने इस पहली डूमा को डिसमिस किया और फिर दूसरी डूमा जो बनाई तो फिर इसको भी इसने डिसमिस किया। अब एक नई डूमा जो री-इलेक्ट की, उस नई डूमा में उसने सिर्फ कंजर्वेटिव्स को लाया, ओनली कंजर्वेटिव्स। और जो मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास और रिवोल्यूशनरी जो थे, इनको इसमें से अलग किया। यानी इसने फिर इस पार्लियामेंट को, इस डूमा को डोमिनेट किया अपने ही अफराद से। तो इस तरह से ये जो 1905 का एक स्टेप जो है एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट की तरफ ये जो है एक स्टेप चला। तो इसी को हम कहते हैं रशियन रिवॉल्यूशन 1905 का, अक्टूबर रिवॉल्यूशन। तो ये आज इस हवाले से रशियन रिवॉल्यूशन जो असल रिवॉल्यूशन जो है जो 1917 में वाक़ा होता है, तो उससे पहले ये डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं, तो इसके बारे में हमने आज कुछ पढ़ा। तो इंशाल्लाह कल आगे जाएंगे। तो आज के लिए काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।